क्लासेस शुभ पाठशाला में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम समष्टि अर्थशास्त्र का चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं, मुद्रा। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि भाई मुद्रा की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी और मुद्रा का अर्थ क्या होता है, और मुद्रा की पूर्ति के बारे में पढ़ेंगे, जो कि तुम्हारे 2021 से 22 के सिलेबस में दिया गया है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं मुद्रा। तो देखिए, सबसे पहले है वस्तु विनिमय प्रणाली। तो वस्तु विनिमय प्रणाली होता क्या है, जरा इसको हम समझ लेते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली से अभिप्राय वस्तुओं के बदले वस्तुओं के आदान प्रदान से होता है। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि प्राचीन समय में क्या होता था कि वस्तुओं के बदले वस्तुएं दी जाती थी। जैसे मान लीजिए ए ने बी को गेहूं दिया तो ए ने उसको चावल दिया। जो भी आवश्यकता थी आपस में वस्तुओं के बदले वस्तुएं दी जाती थी। उस समय क्या होता था कि भाई पैसे नहीं थे या मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था, तो भाई अब लेन देन तो करना ही था, क्योंकि हर एक चीज़ तो हर कोई बना नहीं सकता है या हर कोई ला नहीं सकता है। तो क्या करते थे, आपस में लेन देन करते थे। जो विनिमय करते थे वस्तु के बदले वस्तु को ही दिया करते थे। लेकिन क्या होता था कि भाई इसमें कुछ सीमाएं होती हैं। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि वस्तु विनिमय प्रणाली में कुछ तो ना कुछ अवगुण होंगे ही, इसीलिए तो हमें मुद्रा की आवश्यकता पड़ी ना। है बच्चों, ये बात तो समझते होंगे कि जब हम कोई नई चीज़ लेकर आ रहे हैं तो इसका मतलब है पुरानी चीज़ में कुछ ना कुछ तो कमी होगी। है, कभी भी नया कोई भी इन्वेंशन होता है या कुछ नया लेकर आते हैं तो पुरानी चीज़ से कुछ ना कुछ अपडेट होता है। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में कुछ कमियां थी जिसको हम समझ लेते हैं, जिसके कारण ही जो है क्या है, मुद्रा का आविष्कार किया गया या हमारे सामने मुद्रा आता है। तो देखिए, सबसे आवश्यकताओं के दोहरे सहयोग। आवश्यकताओं के दोहरे सहयोग का अर्थ क्या है? देखिए, आवश्यकताओं के दोहरे सहयोग का मतलब ये है कि जिन दो व्यक्तियों के बीच में विनिमय हो रहा है उन दोनों के पास एक दूसरे की आवश्यकता होनी चाहिए। मतलब कि भाई समझ लिए उदाहरण से कि अगर मान लीजिए कोई ए व्यक्ति है और कोई बी व्यक्ति है, और ए को अगर गेहूं चाहिए तो बी से अगर वो विनिमय कर रहा है तो बी के पास गेहूं होना चाहिए, और अगर बी को चावल चाहिए तो ए के पास चावल होना चाहिए, तभी जाकर वो आपस में क्या करेंगे, विनिमय करेंगे। अगर ए के पास चावल नहीं है तो क्या होगा, बी भाई उससे क्यों विनिमय करेगा? सीधी सी बात है, बी तो ऐसे व्यक्ति को खोजेगा ना जिसके पास उसकी आवश्यकता हो, मतलब कि चावल हो। तो क्या होता था कि यहाँ पर दोहरा सहयोग मिलना जरूरी होता था, जो बहुत ज़्यादा मुश्किलों से मिला करती थी। कई बार ऐसा होता था कि भाई एक व्यक्ति के पास तो उस व्यक्ति की आवश्यकता है जो उसे चाहिए, लेकिन उसके पास वो चीज़ नहीं है जो कि दूसरे व्यक्ति को चाहिए। तो इस तरह से बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। एक लंबे टाइम तक क्या होता था, विनिमय नहीं हो पाता था। देखिए, सेकंड पॉइंट क्या कहता है, मूल्य का सर्वमान्य मापक इकाई का अभाव। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि भाई वस्तुओं में क्या है, कुछ चीज़ें सस्ती हो सकती हैं, कुछ चीज़ें महंगी हो सकती हैं, कुछ चीज़ें मूल्यवान हो सकती हैं। तो जब मुद्रा नहीं होगा तो हम कैसे कह सकते हैं कि इस चीज़ की कीमत इतनी होगी? तो आपस में क्या होता था, वस्तुओं को आपस में एक्सचेंज करने में, विनिमय करने में समस्या होती थी। जैसे समझिए कि भाई चावल के बदले अगर गेहूं देना है तो चावल के बदले कितना गेहूं दे, एक समस्या बन के आ जाती थी। या जैसे तेल है, तेल के बदले अगर मान लीजिए चावल देना है तो क्या होगा कि भाई तेल के बदले कितना चावल दिया जाए, 1 लीटर तेल के बदले कितने केजी चावल दिया जाए, ये एक समस्या हो जाती थी। एक सर्वमान्य मापक नहीं था। अब तीसरी बिंदु देखिए। तीसरी बिंदु में क्या है कि भाई क्या होता था कि स्थगित भुगतानों के मापक इकाई का अभाव, मतलब भविष्य में भुगतान करना एक समस्या हो जाती थी। भविष्य में भुगतान करने का मतलब यहाँ पर यह है कि भाई अगर मान लीजिए मैंने अभी उधार लिया और मुझे भविष्य में भुगतान करना है तो इसमें कई सारी समस्याएं हो जाती थी। जैसे भाई गुणवत्ता की समस्या हो जाती थी कि भाई जिसको मुझे भुगतान करना है वो कह सकता है कि तुम्हारे वस्तु की गुणवत्ता अच्छी नहीं है। या और वैसे भी जो वस्तु क्या होती है, धीरे धीरे जो वस्तु रखी रहती है तो धीरे धीरे उसकी गुणवत्ता क्या होती है, कम होती जाती है। तो कह सकता है कि भाई आपकी वस्तु इतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी मैंने दी थी। तो ये सारी समस्या फेस करना पड़ता था। चौथी समस्या देखिए क्या है, मूल्य के संग्रहण की समस्या। मूल्य के संग्रहण का मतलब यहाँ पर स्टोरेज से है, इकट्ठा करने से है कि वस्तु विनिमय प्रणालियों में वस्तुओं को इकट्ठा करके नहीं रखा जा सकता था। उसके कई सारे कारण हैं। एक तो बहुत ज़्यादा वस्तुओं के लिए बहुत ज़्यादा जगह चाहिए होती थी। दूसरी बात ये हो जाता है कि वस्तुएं जो है, बहुत सारी वस्तुएं जो है खराब हो सकती थी। और जैसे मैंने ऊपर बताया ही, पहले ही बताया कि जैसे जैसे समय बीतता जाएगा तो होगा क्या कि भाई
वस्तुओं की जो गुणवत्ता होती है वो कम होती जाती है। तो ये कई सारी समस्याएं होती थी जिस कारण हमें मुद्रा की आवश्यकता थी, और इसके बाद ही मुद्रा का आविष्कार होता है। अब आगे देखिए कि भाई मुद्रा क्या है, मुद्रा की परिभाषा क्या है। मुद्रा कोई भी वह वस्तु है जो सामान्यतया विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार की जाती है, मूल्य की मापक होती है, मूल्य का संग्रहण करती है, अगर स्थगित भुगतान की मापक इकाई होती है। तो देखिए जो समस्या वस्तु विनिमय प्रणाली में थी उसी समस्या को क्या करा, मुद्रा ने दूर किया। तो उसी चीज को हम मुद्रा कहते हैं कि भाई जो सारी समस्या हमारे सामने आई उसको दूर करने वाली को हमने मुद्रा कर दिया कि भाई विनिमय भी उसके माध्यम से होता था, उसको इकट्ठा भी किया जा सकता था, भविष्य में क्या कर सकते हैं, भुगतान भी किया जा सकता है। तो इन सारी समस्याओं को दूर करने वाले को ही हमने मुद्रा कहा। अब आप सबके कोर्स में जो है इस बार 2021 से 22 कोर्स में मुद्रा की आपूर्ति दे रखी है कि भाई मुद्रा की आपूर्ति होती क्या है और मुद्रा की आपूर्ति के मापक। तो चलिए जरा इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए क्या है, मुद्रा आपूर्ति से अभिप्राय अर्थव्यवस्था में एक विशेष समय बिंदु पर जनता के पास उपलब्ध मुद्रा की कुल मात्रा से होती है कि भाई एक समय बिंदु के अंदर जनता के पास कितनी मुद्रा है, इसको हम मुद्रा की आपूर्ति कहते हैं। अब मुद्रा के मापक की बात करें तो इसको 4 कैटेगरीज में बांटा गया है, M1, M2, M3 और M4। लेकिन अभी तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ M1 है, तो हम इस वीडियो में सिर्फ M1 के बारे में ही डिस्कस करेंगे, M2, M3, M4 के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। ये आप भविष्य में फ्यूचर में पढ़ेंगे ग्रेजुएशन वगैरह में। अभी M1 ही है 12th क्लास में, इससे पहले जो है M2, M3 भी पढ़ना होता था, परंतु क्या है कि सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया है जिसमें सिर्फ M1 है, तो हम इस वीडियो में सिर्फ M1 की तरफ ही ध्यान देंगे। अब देखिए क्या है, 1977 से मुद्रा आपूर्ति के 4 वैकल्पिक माप थे। ठीक है, तो अब ये 1970 मैंने इसलिए बता दिया है क्योंकि MCQ आने हैं, तो क्या हो सकता है कि भाई ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि भाई मुद्रा आपूर्ति कब से स्टार्ट की गई, उसके वैकल्पिक माप कौन कौन से थे, तो M1, M2, M3, M4। तो इस तरह से क्या हो सकता है कि 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकते हैं। अब देखिए M1 में आता क्या क्या है, तो सबसे पहले आता है जनता के पास करेंसी और सिक्के। अब जनता के पास करेंसी और सिक्के का मतलब यहाँ पर यह है कि जो जनता है उनके पास जो भी नोट और सिक्के हैं वह सभी क्या है M1 में आता है। इसमें देखिए क्या है, इसमें जनता के पास उपलब्ध कागजी नोट सिक्के सम्मिलित होते हैं। याद रखिए कि सरकार और बैंक के पास उपलब्ध कोई भी करेंसी शामिल नहीं होता, क्योंकि साफ साफ लिखा है कि क्या है, जनता के पास जो करेंसी इसमें। अब इसमें क्या क्या आता है देखिए, इसमें 10, 5, 2, 1 मतलब सारे नोट और सिक्के वगैरह इसमें आते हैं। और जो एक करेंसी मुद्रा है उसको देखिए क्या कहा जाता है, आदेश मुद्रा भी कहा जाता है। अब ये ध्यान रखना बच्चों कि MCQ में 1 मार्क्स क्वेश्चन में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि जो ये करेंसी मुद्रा है उसको आदेश मुद्रा भी कहा जाता है, क्योंकि देखिए इसको ऋण के भुगतान या अन्य दायित्व के भुगतान के लिए कानूनी रूप से प्रयोग किया जा सकता है, इसलिए इसको आदेश मुद्रा भी कहा जाता है। और इसी जो करेंसी मुद्रा है, इस करेंसी मुद्रा को विधि ग्राह्य मुद्रा भी कहा जाता है, क्योंकि देखो इसका उपयोग कर्जा या आय दायित्व के पूर्ति करने के लिए मतलब इन सारी चीजों में किया जाता है। तो इस तरह से ध्यान रखना कि जो करेंसी मुद्रा है उसको आदेश मुद्रा भी कहा जाता है और विधि ग्राह्य मुद्रा भी कहा जाता है, जो कि MCQ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आ सकता है क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन जो हैं आते हैं। अब देखिए इसमें मुद्रा के आपूर्ति M1 में हमने जनता के पास करेंसी जो है उसको डिस्कस कर लिया। अब इसका ही दूसरा पॉइंट आता है कि व्यापारिक बैंकों की मांग जमाएं। तो सबसे पहले समझ लीजिए मांग जमाएं क्या होती हैं। ठीक है, मांग जमाएं वो जमाएं होती हैं जो कि कभी भी जिसने जमा किया है, जो डिपॉजिट कर रहा है वो चेक के द्वारा निकाल सकता है, कभी भी नगद प्राप्त कर सकता है, उसको हम मांग जमा कहते हैं। और ये क्या हो सकता है कि भाई बचत खाते में भी हो सकता है और चालू खाते में हो सकता है, इसको हम मांग जमा कहते हैं। परंतु कुछ चीज ध्यान देने वाले, देखिए क्या है कि केवल शुद्ध मांग जमाएं सम्मिलित की जाती हैं। तो केवल शुद्ध मांग जमाएं सम्मिलित की जाती का मतलब क्या है कि जो मांग जमा है वो जनता द्वारा जमा की गई है डिपॉजिट द्वारा,
अगर बैंक और बैंक आपस में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं या कोई बैंक दूसरे बैंक में अपनी जमा कर रहा है तो उसको इसमें शामिल नहीं किया जाता है। ये ध्यान रखना। देखिए क्या है, यह ध्यान दिया जाए कि मांग जमाएं शुद्ध आधार पर ली जाती है, अर्थात अंतर बैंक जमाओं को शामिल नहीं किया जाता। मतलब अगर दो बैंक आपस में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, एक बैंक जो है दूसरे बैंक में पैसा जमा कर रहा है तो उसको शामिल नहीं किया जाएगा, सिर्फ उसी को शामिल किया जाएगा जो कि मांग जमा होगी, जो कि क्या होगा, जनता के द्वारा जमा की गई होगी। वो जो दो अकाउंट होते हैं, एक बचत खाता होता है और एक चालू खाता होता है, ठीक, एक चालू खाता होता है, इसमें जो जमा होती है इसको ही हम मांग जमा के अंदर रखेंगे। अब आगे देखिए तीसरा पॉइंट क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास अन्य जमाएं। तो M1 में जो तीसरा पॉइंट क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास अन्य जमाएं। देखिए इसके अंतर्गत क्या था, इसके अंतर्गत विदेशी बैंकों, विदेशी सरकारों, सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों, विश्व बैंक आदि के द्वारा आरबीआई में रखी गई मांग जमाएं शामिल होती हैं। मतलब कि जो विदेशी बैंक जो हैं वो इसमें जो पैसा रख जाते हैं, या विदेशी सरकार है या कोई भी वित्तीय संस्था है, वो सब जो इसमें पैसा रखती है वो जमा होता है। अब देखिए नीचे कुछ मैंने डार्क में उसमें कर रखा है, इसमें भारत सरकार या व्यापारिक बैंकों कि आरबीआई के पास रखी जमा शामिल नहीं होती। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। ऐसे ही तो एमसीक्यू में आएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन तो बनते हैं कि भाई इसमें जो भारत सरकार जो आरबीआई में पैसा जमा करती है या जो कमर्शियल बैंक जमा करती है वो शामिल नहीं होता है। आप सबको पता ही होगा कि भाई जो कमर्शियल बैंक है उनका भी उसका भी जो खाता होता है वो आरबीआई में होता है, वहाँ पर भी वो पैसा जमा करती है। तो ये ध्यान रखना कि भाई जो कमर्शियल बैंक है या व्यापारिक बैंक जिसको हिंदी में कहते हैं, व्यापारिक बैंक अगर आरबीआई में पैसा जमा कर रही है तो वो शामिल नहीं होगा, और भारत सरकार अगर आरबीआई में पैसा जमा कर रही है तो वो भी शामिल नहीं होगा।